हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किए थे साइंटिस्ट प्लैंक ने। ओके, तो उनकी जो प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके थ्रू उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें अगर मेटल के सरफेस पे एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की फोटोन की या लाइट की बीम अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इस पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एंड प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या थी, उन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है या जो रेडिएशंस होते हैं वो लगातार नहीं निकलते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं निकलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं। एंड इन छोटे पैकेट्स को साइंटिस्ट प्लैंक ने नाम दिया था क्वांटा। ओके, एंड उसके बेस पे ये जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उसकी एनर्जी के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, यानी कि उन्होंने इस फॉर्मूले के थ्रू ये बताया था स्टूडेंट्स कि जो रेडिएशंस वहां से निकल रहे हैं उसकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है कि आपने किस फ्रीक्वेंसी के फोटोन जो है वहां पे स्ट्राइक करवाए हैं। ओके, तो ये सिनेरियो था। तो अब हम इस इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू के थ्रू हम बताएंगे कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों चीज क्लियर हो गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है एंड प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या थी। ओके, बेसिकली स्टूडेंट्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। ओके, अब यहाँ पे इस चीज को समझिए। एक्चुअली हमको पता है कि लाइट के दो टाइप के नेचर हम पढ़ के आए हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो किसके थ्रू, ओनली थ्रू द पार्टिकल नेचर, बट आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो वेव नेचर के थ्रू। द रीजन बीइंग, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेव थ्योरी है वो वेव थ्योरी ये बोलता है कि जो एनर्जी है रेडिएशंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली इस कंसेप्ट के बेस पे जाएंगे तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपको इतना सारा माइंड में नहीं रखना है। आपको सिर्फ जो चीज माइंड में रखनी है वो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम इस लाइट के पार्टिकल नेचर के थ्रू जाएंगे तो। ओके, एंड क्यों हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है ये कंसिस्ट करता है फोटोन की स्ट्रीम को। फोटोन की स्ट्रीम इन द सेंस वो लाइट की स्ट्रीम को, यानी लाइट लगातार वहां से भेजी जा रही है उस मेटल के सरफेस पे। ओके, तो इस वजह से हम मान रहे हैं कि जो यहाँ पे लाइट है उस लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, तब जाकर के हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इस पूरे कंसेप्ट को प्रपोज किया गया था बाय द साइंटिस्ट आइंस्टाइन के थ्रू इन द ईयर ऑफ 1905। ओके, तो उन्होंने क्या बताया थे कि जो हर एक फोटोन जो है जो कि एक एनर्जी का सोर्स है, ओके, यानी कि हर एक फोटोन के पास, हर एक लाइट के पास, लाइट के पार्टिकल के पास जो है उसकी एक एनर्जी होती है। क्योंकि हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि जो लाइट है, लाइट का नेचर हम मान रहे हैं कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो लाइट जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया कि हर एक लाइट का वो पार्टिकल जो है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। एंड कितनी एनर्जी है? तो यहाँ पे प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी आती है, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू, यानी कि कितनी एनर्जी वो डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी से आप फोटॉन्स को स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज H, तो जगह E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी जो H है ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था। तो यहाँ पे क्या बोला गया स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे पास जो मेटल है उस मेटल के एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स के साथ अपने पास खींचे रखता है। तो किस फोर्स से खींचता है? उसको बोलते हैं बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है
जहां पे आपको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन देखने मिलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, उसको एक फोर्स, एक ताकत के साथ पकड़ के रखता है। एंड उस ताकत को, उस फोर्स को नाम दिया गया बाइंडिंग फोर्स, क्योंकि उसको पकड़ के रखा है तो इसलिए इसको बोला गया है बाइंडिंग फोर्स। ओके, अब यहाँ पे इस चीज को समझिए कि हमको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम चाह रहे हैं कि वहां से एस्केप करना, निकालना, ओके, उस मेटल के सरफेस से, तो हमको कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसको देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम किसी एटम से चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यानी वहां से उस न्यूक्लियस के चंगुल से, उसके ऑर्बिट से निकल के भाग जाए, तो उसके लिए हमको उस एटम को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, एंड ये जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी उस बाइंडिंग एनर्जी को कमजोर कर देगा। यानी कि यहां पे इस चीज को समझिए, जब हम एनर्जी देंगे तभी ही वो बाइंडिंग एनर्जी, जिस बॉन्ड से, जिस फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है न्यूक्लियस, वो तभी छोड़ेगा जब हम उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो हम एनर्जी देने वाले हैं वो हम देंगे फोटॉन्स के थ्रू। ओके, तो यानी कि फोटॉन्स के पास कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जिस एनर्जी से वो एटम जो है, या जो न्यूक्लियस है उस एटम का, वो सिंपली उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज अ क्वेश्चन। तो यहां पे हमको जो एनर्जी है उसको वर्ड दिया गया है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी, इसका मतलब जिससे कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाए। ओके, तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ओके, न्यू नॉट क्या है, दैट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताए थे। यानी कि फोटॉन्स की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, राइट, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके थ्रू किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो न्यू नॉट है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी पे भी। ओके, तो अब हम वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसी को हम और एक टर्म बोलते हैं, दैट इज वर्क फंक्शन, दैट इज W नॉट। यानी कि टोटल कितना वर्क करना पड़ा अगर हम चाहते हैं कि उस एटम के ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो कितना वर्क हमको करना पड़ा। ओके, तो अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एटम से चाह रहे हैं, किसी मेटल से चाह रहे हैं, किसी एलिमेंट से चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकले, ओके, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो कि फोटॉन्स के थ्रू भेज रहे हैं, वो ज्यादा होनी चाहिए उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, उतनी एनर्जी, उतना फोर्स, जितने फोर्स से न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है, दैट इज बाइंडिंग फोर्स। तो जिस एनर्जी से उस न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हम देंगे उस एटम के न्यूक्लियस को, एंड वो हम देंगे किसके थ्रू, जब हम उस फोटॉन्स को स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं उस एटम के न्यूक्लियस को या एटम को, वो हम इस फोटॉन के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो एनर्जी पास कर रहे हैं वो आपको दिमाग में रखना होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आपको देना है। समझ रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जितनी एनर्जी से वो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है। अब अगर हमको उससे इलेक्ट्रॉन छुड़वाना है तो उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप जो फोटॉन्स के थ्रू एनर्जी भेज रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? एंड अगर आप इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देंगे, उस कंडीशन पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है देखने मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए दे रहे हैं कि जैसे ही हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी देंगे और उससे थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के वहीं रह जाएगा। हम नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वहीं खड़ा रहे, नहीं तो न्यूक्लियस उसको फिर से पकड़ लेगा। हम चाह रहे हैं उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके कि तू वहां से भाग इन द सेंस, हम चाह रहे हैं कि जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए, एंड ये सिंपली इलेक्ट्रॉन जो निकला है कैथोड से वो किधर जाए, एनोड की तरफ, यानी कि उस मेटल से दूर चले जाए ताकि उसको मेटल फिर से पकड़ नहीं पाए। तो जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रही है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी में, एंड इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन निकल करके उस ऑर्बिट से और भी ज्यादा दूर चले जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था पूरा कंसेप्ट। अब हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है
कि जो हम इंसिडेंट फोटोन दे रहे हैं, यानी कि जो फोटोन हम स्ट्राइक करवा रहे हैं उस मेटल के सरफेस से, उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने बोले उस फोटोन की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, यही बोले ना अभी। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने एक और वर्ड दिए, दैट इज वर्क फंक्शन, यानी कि इस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए उस फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ओके, तो ये इक्वल होगा किसके, तो ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है ये वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो जरूरत पड़ेगी उतनी एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को जो वहां से निकला है हम उसको भगाना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा जो एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 या फिर हाफ mv²। एंड जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, h न्यू नॉट। एंड जो एनर्जी हम फोटोन को दे रहे हैं वो क्या है, h न्यू। तो फॉर्मूला क्या बना, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। क्लियर हो गया। तो ये था कुछ जो कंसेप्ट है जो कि इस प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के थ्रू हम समझ सकते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ओके, तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन पे कुछ कंक्लूजन पॉइंट क्या निकलते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है कि अगर आप जो इंसिडेंट फोटोन दे रहे हैं, ओके, जो फोटोन जो हैं वो जो आप स्ट्राइक करवा रहे हैं उस मेटल के सरफेस से, तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, लेकिन मान लेते हैं ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी एनर्जी अगर कम हो जाएगी उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन निकलेंगी नहीं, क्योंकि आपने एनर्जी जो है कम सप्लाई की है थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी। ये पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन है कि अगर ये इट नहीं है, ये इफ है स्टूडेंट्स, ओके, कि अगर आपने जो इंसिडेंट फोटोन दिए हैं उसकी एनर्जी इक्वल है किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, तो क्या होगा, उससे सिर्फ होगा यही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, पर बाहर निकल के भी कहाँ, वो मेटल सरफेस भी रहेगा, यानी कि मेटल सरफेस से बाहर निकल के जस्ट उससे टच पे रहेगा, उससे दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी है ही नहीं, आपने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी ही नहीं कि वो वहां से भाग पाए। समझ रहे हैं। एंड द थर्ड कंक्लूजन इज कि अगर आपने उस इंसिडेंट फोटोन जो कि दिए हैं उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या फिर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है वो निकल के दूर भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। ओके, अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। मान लेते हैं ये वो हमारा मेटल का सरफेस है, यहाँ पे आपने इंसिडेंट लाइट दिए यानी कि जो फोटोन दिए, इस फोटोन से अगर आपने ये जो फोटोन आया है इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस तरीके से भाग जाएगा उससे दूर। ये पूरा कंसेप्ट था। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन या जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो हर एक मेटल के लिए कितनी होती है हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हर एक मेटल की अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन होता है, जो कि इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि लिथियम के लिए कितना होगा 2.42, ओके, सोडियम के लिए 2.3, पोटेशियम के लिए 2.25, मैग्नीशियम के लिए 3.7, कॉपर के लिए 4.8। तो इस टाइप से डिफाइंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट है जो नोट करना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है या फिर वर्क फंक्शन है, ओके, जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी क्या बताया था, जो न्यूक्लियस है जिस फोर्स से जिस एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है या फिर वर्क फंक्शन है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके। यानी कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतनी ही वहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, उतनी ही वहां पे बाइंडिंग एनर्जी होगी, उतना ही वहां पे वर्क फंक्शन होगा। इसका मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, या फिर उतनी ही ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, या उतनी ही ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।